नमस्ते। आज हम इंजीनियरिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में थोड़ी गहराई में जा रहे हैं और हमारा फोकस है एक ऐसी चीज़ पर जो शायद दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सीमेंट। ये सिविल इंजीनियरिंग का तो आप कह सकती हैं बेस टॉपिक है, पर हमने देखा है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में भी इससे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जो है तो बुनियादी पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है। और हम जो भी चर्चा करेंगे वो लेटेस्ट अपडेटेड कोड्स और जानकारी पर ही बेस्ड होगी। बढ़िया। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम समझना चाहते हैं कि ये जो ग्रे पाउडर हम देखते हैं ना, ये असल में है क्या? कहाँ से आया, किसने बनाया और सबसे ज़रूरी इसके अंदर कौन-कौन से तत्व हैं जो इसे इतनी मजबूती देते हैं? चलिए इसे खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सीमेंट आखिर है क्या? क्या ये कोई नेचुरल चीज़ है? नहीं, सीमेंट पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। हम्म। मतलब इंसानों ने बनाया किसी खास मकसद से। इससे पहले सदियों तक बाइंडिंग के लिए, मतलब चीजों को जोड़ने के लिए हम प्राकृतिक चीजों पर ही निर्भर थे, हम्म। खासकर लाइम यानी चूना। हाँ हाँ, मैंने सुना है। पुराने किले और इमारतें चूने से ही बनी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली में कितने किले आज भी खड़े हैं। बिल्कुल सही, वो चूने की कारीगरी के बेहतरीन नमूने हैं। हाँ। लेकिन देखिए, प्राकृतिक चीजों की एक सीमा होती है। हम उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुणों को अपनी मर्जी से ज्यादा बदल नहीं सकते थे। हाँ। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ी, हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए थी, या जल्दी सेट होने वाला मटेरियल, या कभी अभी धीरे सेट होने वाला। यहीं से आर्टिफिशियल मटेरियल बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। अच्छा, और ये कारनामा किया किसने? मतलब सीमेंट का आविष्कारक कौन है? क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट जाता है जोसेफ एस्पिडन नाम के एक इंग्लिश बिल्डर को। उन्होंने 1824-25 के आसपास इसे पेटेंट कराया। तो देखा जाए तो सीमेंट कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। मुश्किल से लगभग 200 साल ही हुए इसे। दिलचस्प। 200 साल ज्यादा नहीं है। और इसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी क्यों कहते हैं? ये पोर्टलैंड नाम का क्या चक्कर है? हाँ, तो एस्पिरिन ने देखा कि जब उनका बनाया हुआ सीमेंट पानी मिला के सेट होता है ना, तो उसका रंग और टेक्सचर इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम की जगह पर एक पत्थर मिलता है। अच्छा। पोर्टलैंड स्टोन कहते हैं उसे। उसके जैसा दिखता था। हाँ। बस वहीं से इसका नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट। और आज भी जब हम आम तौर पर सीमेंट की बात करते हैं तो हमारा मतलब ओपीसी से ही होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अच्छा, मैंने ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53 जैसे नाम सुने हैं। ये नंबर्स क्या बताते हैं? ये ग्रेड्स हैं क्या? हाँ, ये ओपीसी की ग्रेड्स हैं। ये नंबर जो है वो उसकी 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके। यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एनएम स्क्वायर, या। मेगा पास्कल, एमपीए भी कहते हैं। तो ओपीसी 43 का मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में 28 दिन बाद उसकी कम से कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। अच्छा। इसी तरह ओपीसी 33 की 33 और ओपीसी 53 की 53 एनएम स्क्वायर। तो जितनी ज्यादा ग्रेड उतनी ज्यादा मजबूती। समझ गई। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस पाउडर के अंदर होता क्या है? इसे बनाने के लिए किन चीजों को मिलाया जाता है? रॉ मटेरियल्स क्या हैं? मोटे तौर पर देखें तो सीमेंट बनाने के लिए दो तरह के रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे माल की जरूरत होती है। एक है कैल्सरियस और दूसरा आर्जिलेशियस। कैल्सेरियस और आर्जिलेशियस, ये क्या है? क्या मतलब है इनका? कैल्सरियस कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 या कहें कि लाइम की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, चौक, सी शेल्स जो होते हैं समुद्री जीवों के खोल, मार्ल सॉइल वगैरह, इनमें कैल्शियम भरपूर होता है। ओके, कैल्शियम वाले। और आर्जिलेशियस? आर्जिलेशियस कंपाउंड्स वो हैं जिनमें सिलिका, SiO2, एल्यूमिनिया और आयरन ऑक्साइड ज्यादा होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये क्ले यानी मिट्टी या शेल जैसे पदार्थ हैं। इनमें सिलिका और एल्यूमिना मुख्य होते हैं। सीमेंट बनाने के लिए इन्हीं कैल्सेरियस जैसे चॉक या लाइमस्टोन और आर्जिलेशियस जैसे क्ले या शेल पदार्थों को सही अनुपात में लेते हैं। फिर इन्हें बहुत बारीक पीसा जाता है, इंटरग्राइंडिंग कहते हैं, और फिर इन्हें बहुत ऊंचे तापमान पर पकाया जाता है। ठीक है। तो ये तो हुई मोटी मोटी बात। अब अगर हम ओपीसी के अंदर झांकें तो केमिकली इसमें कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं? मतलब कंस्टिट्यूएंट्स, और उनका रोल क्या है? सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें? सबसे ज्यादा मात्रा में होता है लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO।
ये कुल वजन का लगभग 62% से 67% तक होता है। 62 से 67%? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब 2/3 हिस्सा तो सिर्फ लाइम ही है। जाहिर है इसका रोल भी बहुत अहम होगा। बिल्कुल, लाइम सीमेंट की जान है कह सकते हैं। इसका मुख्य काम है सीमेंट को मजबूती देना, स्ट्रेंथ, और साथ ही साउंडनेस भी देना। स्ट्रेंथ तो समझ आता है, पर ये साउंडनेस क्या चीज है? इसका आवाज से तो कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। साउंडनेस का मतलब है सीमेंट की वो एबिलिटी जिससे वो सेट होने के बाद अपना वॉल्यूम मतलब आयतन ज्यादा न बदलें। रेजिस्टेंस तो वॉल्यूम चेंज। अगर सीमेंट सेट होने के बाद फैलता है या सिकुड़ता है तो स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ सकते हैं। लाइम इस स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है, पर एक लिमिट तक। मतलब अगर लाइम 67% से ज्यादा हो जाए तो? ज्यादा लाइम मतलब ज्यादा मजबूती? ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जरूरत से ज्यादा लाइम जो है वो सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। अनसाउंड? हाँ, अनसाउंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्स्ट्रा फ्री लाइम होता है ना, वो पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है। CaO प्लस H2O बनता है CaOH2। इस रिएक्शन को स्लेकिंग कहते हैं, और ये रिएक्शन एक्सपेंसिव होती है, मतलब इससे वॉल्यूम बढ़ता है। ये वॉल्यूम चेंज कंक्रीट में अंदरूनी स्ट्रेस पैदा करता है और इससे क्रैक्स आ सकते हैं। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है, मतलब गर्मी भी निकलती है। ओहो, और अगर लाइम 62% से कम हो तो? तब सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो जल्दी सेट भी हो सकता है, क्विक सेटिंग, जो आमतौर पर हमें नहीं चाहिए होता है। इसीलिए 62 से 67% की रेंज को ऑप्टिमम माना जाता है। ये स्ट्रेंथ और साउंडनेस का सही बैलेंस देती है। समझ गई। तो लाइम सबसे जरूरी है, लेकिन उसकी मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए, न कम न ज्यादा। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा घटक है सिलिका, SiO2। ये लगभग 17% से 25% तक होता है। ये मुख्य रूप से क्ले या शेल जैसे आर्जिलेशियस मटेरियल से आता है। 17 से 25%, ये भी काफी है। इसका क्या काम है? क्या ये भी स्ट्रेंथ देता है? हाँ, सिलिका भी सीमेंट को स्ट्रेंथ देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लाइम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स बनाता है, जिसे CSH जेल कहते हैं। और असल में सीमेंट की मजबूती का मुख्य कारण यही जेल है। अच्छा, तो लाइम और सिलिका मिलके मजबूती देते हैं। अगर सिलिका 25% से ज्यादा हो जाए तो क्या तब भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी? स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ एक और चीज होती है। सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। सेटिंग टाइम? हाँ, सेटिंग टाइम वो समय है जब सीमेंट पानी मिलाने के बाद धीरे धीरे अपनी प्लास्टिसिटी मतलब लचीलापन खोकर कठोर होना शुरू करता है। सेटिंग टाइम बढ़ना मतलब हमें कंक्रीट को मिक्स करने, ट्रांसपोर्ट करने, जगह पर डालने और कंपैक्ट करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। तो ज्यादा सिलिका स्ट्रेंथ तो बढ़ाता है, पर सेटिंग धीमी कर देता है। ठीक है। तीसरा घटक कौन सा है? तीसरा है एल्यूमिना, Al2O3। इसकी मात्रा काफी कम होती है, करीब 3% से 8%। 3 से 8%। तो इसका रोल क्या है? क्या ये भी स्ट्रेंथ देता है? नहीं, एल्यूमिना का मुख्य काम स्ट्रेंथ देना नहीं है। इसके दो मेन काम है। पहला, ये सीमेंट को क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है, मतलब ये सेटिंग प्रोसेस को तेज करता है। और दूसरा, ये क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है। क्लिंकरिंग टेम्परेचर, ये क्या होता है? देखिए, सीमेंट बनाने के प्रोसेस में रॉ मटेरियल को पीसने के बाद एक रोटरी किल्न मतलब घूमने वाली भट्टी में बहुत ऊंचे तापमान पर पकाया जाता है। इसी प्रोसेस में छोटे छोटे गोले या दाने बनते हैं, जिन्हें क्लिंकर कहते हैं। इसी क्लिंकर को बाद में पीसकर सीमेंट बनता है। तो ये प्रक्रिया जिस तापमान पर होती है, लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस, उसे क्लिंकरिंग टेम्परेचर कहते हैं। एल्यूमिना एक फ्लक्स की तरह काम करता है, मतलब ये रिएक्शन को कम तापमान पर होने में मदद करता है। अच्छा। इससे फ्यूल की बचत होती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है। अच्छा, तो एल्यूमिना प्रोडक्शन कॉस्ट कम करता है और सेटिंग तेज करता है। लेकिन अगर ये 8% से ज्यादा हो जाए तो? अब सेटिंग इतनी तेज हो जाती है कि कंक्रीट के साथ काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मिक्स करते करते ही वो जमना शुरू हो जाएगा। अरे बाप रे। हाँ, और हद से ज्यादा एल्यूमिना असल में सीमेंट की फाइनल स्ट्रेंथ को कम भी कर सकता है। तो ये एक ऐसा घटक है जो कम मात्रा में जरूरी है, पर ज्यादा होने पर नुकसानदायक है। दिलचस्प। अब तक हमने ऑक्साइड्स की बात की, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या कोई और महत्वपूर्ण घटक भी है जो ऑक्साइड नहीं है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4।
इसे सीमेंट बनाते समय क्लिंकर को पीसते वक्त जिप्सम के रूप में मिलाया जाता है। जिप्सम, हाँ सुना है। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी मात्रा लगभग 3 से 5% होती है। तो जिप्सम क्यों मिलाते हैं? इसका क्या काम है? जिप्सम का काम एल्यूमिना के बिल्कुल उलट है। ये सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, यानी ये एक रिटार्डर की तरह काम करता है, सेटिंग को धीमा करता है। पर क्यों? हमने तो अभी कहा कि एल्यूमिना सेटिंग तेज करता है, तो फिर धीमा क्यों करना है? बिल्कुल, सीमेंट में मौजूद जो एल्यूमिनेट कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे C3A, जिसकी बात हम शायद बाद में करेंगे, वो पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। अगर जिप्सम न मिलाया जाए तो सीमेंट पानी डालते ही मिनटों में जम जाएगा। इसे फ्लैश सेट कहते हैं। फ्लैश सेट? हाँ, जिप्सम इस तेज रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ये कैसे काम करता है? मतलब ये रिएक्शन को धीमा कैसे कर देता है? क्या मैकेनिज्म है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब पानी मिलाया जाता है तो जिप्सम तेजी से घुलता है और सीमेंट के जो एल्यूमिनेट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक पतली, लगभग अदृश्य सी परत या शील्ड बना लेता है। ये परत पानी को एल्यूमिनेट कणों तक पहुंचने से रोकती है या धीमा कर देती है। पानी को पहले इस परत के साथ रिएक्ट करना पड़ता है या इसे भेदना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। इसी वजह से हमें कंक्रीट के साथ काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, आमतौर पर 30 मिनट से ज्यादा का इनिशियल सेटिंग टाइम। कमाल है। तो जिप्सम जानबूझकर सेटिंग धीमी करने के लिए मिलाया जाता है ताकि हमें काम करने का वक्त मिल सके। ओके, इसके बाद और कौन से घटक हैं? अगला है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। इसकी मात्रा भी एल्यूमिना के आसपास ही होती है, लगभग 3% से 4%। आयरन ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड, इसका क्या काम है? रंग देना? सीमेंट का जो ग्रे रंग होता है। हाँ, रंग देना इसका एक महत्वपूर्ण काम है। सीमेंट का जो खास ग्रे या हल्का रेडिश ब्राउन सा रंग होता है ना, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही आता है। लेकिन इसका एक और काम है, ये स्ट्रेंथ भी देता है और एल्यूमिना की तरह क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम करने में भी थोड़ी मदद करता है। तो स्ट्रेंथ देने वाले मुख्य खिलाड़ी हो गए लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। बिल्कुल, ये तीनों स्ट्रेंथ में मेन कंट्रीब्यूटर हैं। और क्या है इस मिक्सचर में? फिर आता है मैग्नीशिया, MgO। हाँ, इसकी मात्रा बहुत कम होती है, सिर्फ 1% से 3%। 1 से 3%? हाँ। इसका क्या रोल है? छोटा मोटा ही होगा। हाँ, मैग्नीशिया भी कम मात्रा में स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ाने में मदद करता है। ये सीमेंट को थोड़ा रंग भी देता है। लेकिन क्या इसकी ज्यादा मात्रा से भी कोई दिक्कत है, जैसे लाइम के साथ थी? हाँ, बिल्कुल। अगर मैग्नीशिया की मात्रा ज्यादा हो जाए, आमतौर पर 3% या कुछ स्टैंडर्ड्स में 6% से ज्यादा, तो ये भी लाइम की तरह ही सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। अच्छा, ये भी? हाँ, ज्यादा मैग्नीशिया भी पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करके एक्सपेंशन यानी फैलाव पैदा करता है, जो सालों बाद स्ट्रक्चर में क्रैक्स ला सकता है। तो अनसाउंडनेस का दूसरा कारण मैग्नीशिया की अधिकता है। पहला था लाइम। ठीक है, लाइम और मैग्नीशिया अनसाउंडनेस कर सकते हैं। और कोई घटक? एक और तत्व है सल्फर, आमतौर पर सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 के रूप में। ये कच्चे माल में इम्प्योरिटी के तौर पर आ सकता है या कभी-कभी जिप्सम के साथ भी। इसकी मात्रा बहुत कम रखी जाती है, आमतौर पर 2.5% से 3% से कम। इसका क्या काम है? क्या इसका कोई फायदा है? नहीं, सल्फर का कोई खास फायदा नहीं है, बल्कि ज्यादा मात्रा में सल्फर भी सीमेंट को अनसाउंड बना सकता है। अरे, तीसरा कारण? हाँ, तो अब हमारे पास अनसाउंडनेस के 3 संभावित कारण हो गए: लाइम की अधिकता, मैग्नीशिया की अधिकता और सल्फर यानी SO3 की अधिकता। इन तीनों की मात्रा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि सीमेंट सेट होने के बाद वॉल्यूम में स्टेबल रहे। समझ गई। और आखिर में कुछ और बचा है? आखिर में आते हैं एल्कलीज, मुख्य रूप से सोडियम ऑक्साइड Na2O और पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ये भी ज्यादातर कच्चे माल से इम्प्यूरिटीज के तौर पर ही आते हैं। इनकी कुल मात्रा बहुत कम होती है, आमतौर पर 0.2% से 1%। सिर्फ 1% से भी कम? क्या इतनी कम मात्रा में भी ये कोई असर डालते हैं? ये तो बहुत कम है। हाँ, दुर्भाग्य से ये कम मात्रा में होते हुए भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। इनके कई नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अच्छा। जैसे कि पहला है एफ्लोरेसेंस। आपने शायद देखा होगा, खासकर पुरानी ईंट की दीवारों या कंक्रीट की सतह पर सफेद या ग्रे रंग के पाउडर जैसे धब्बे बन जाते हैं, पैचेस। हाँ हाँ, देखा है, दीवारों पर सफेद सफेद सा आ जाता है। बिल्कुल, वो एल्कलीज के कारण होता है। एल्कली पानी में घुल जाती हैं और कंक्रीट के अंदर से पानी के साथ सतह पर आ जाती हैं। जब पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो
तो ये एल्कलीज सतह पर नमक के रूप में जमा हो जाती हैं। इससे स्ट्रक्चर भद्दा दिखता है। हालांकि आमतौर पर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती, बस देखने में अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये तो है। और दूसरा, आपने कहा कई इफेक्ट्स है। दूसरा ज्यादा गंभीर है, वो है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, AAR कहते हैं शॉर्ट में। इसमें सीमेंट में मौजूद एल्कली कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल होने वाले एग्रीगेट्स, मतलब रेत और बजरी या गिट्टी, हाँ, उनमें मौजूद कुछ खास किस्म के रिएक्टिव सिलिका के साथ रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन से क्या होता है? ये रिएक्शन एक जेल बनाती है और ये जेल नमी सोखकर फैलता है, एक्सपेंसिव होता है। ये फैलाव कंक्रीट के अंदर जबरदस्त इंटरनल प्रेशर पैदा करता है, जिससे कंक्रीट में दरारें आ सकती हैं, वो फूल सकता है, स्वेलिंग हो सकती है और धीरे धीरे टूटकर बिखर भी सकता है, डिसइंटीग्रेशन। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। हाँ, ये स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए आजकल लो एल्कली सीमेंट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, खासकर बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में जहां ये रिस्क ज्यादा होता है। ये तो वाकई गंभीर समस्या है। क्या अल्कली का कोई और भी असर है? हाँ, एक और है, ये सीमेंट की सेटिंग को तेज भी करती हैं, एक्सेलरेट सेटिंग, जिससे वर्किंग टाइम कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर एल्कलीज जो हैं वो सीमेंट में अनचाहे मेहमान की तरह हैं, कम से कम हो तो बेहतर। तो अगर हम इन सभी घटकों को एक साथ देखें तो मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि सीमेंट बनाना एक बहुत ही नाजुक संतुलन का काम है ना? बिल्कुल। हर घटक का अपना रोल है। लाइम और सिलिका स्ट्रेंथ के लिए, एल्यूमिना सेटिंग टाइम और प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए, जिप्सम सेटिंग कंट्रोल के लिए, सही। आयरन ऑक्साइड रंग और थोड़ी स्ट्रेंथ, मैग्नीशिया कम मात्रा में, ठीक ज्यादा में नुकसानदायक, सल्फर और एल्कलीज तो बस नुकसान ही करते हैं। इन सब की मात्रा जो आपने बताई, लाइम 62 to 67%, सिलिका 17 to 25%, एल्यूमिना 3 to 8%, आयरन ऑक्साइड 3 to 4%, मैग्नीशिया 1 to 3%, SO3 3% से कम, एल्कलीज 1% से कम। ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये परसेंटेज सिर्फ नंबर नहीं है, ये सालों के रिसर्च और अनुभव का नतीजा है। ये हमें बताते हैं कि एक अच्छा, मजबूत और टिकाऊ सीमेंट बनाने के लिए किस चीज की कितनी मात्रा आइडियल है। जरा सा भी ऊपर नीचे होने से सीमेंट की प्रॉपर्टीज बदल सकती हैं। तो हमने आज ही तो समझ लिया कि सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है और हर चीज का क्या काम है। ये सिर्फ एक ग्रे पाउडर नहीं, बल्कि केमिकल्स का एक सोचा समझा बड़ा कैलकुलेटेड मिश्रण है। लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है, ये सारे घटक पानी में लाने पर आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? वो कौन सी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जिनसे ये पाउडर पहले पेस्ट बनता है, फिर धीरे धीरे पत्थर जैसी मजबूती हासिल कर लेता है? वो शुरुआती सेटिंग कैसे लंबे समय की हार्डनिंग और स्ट्रेंथ में बदलती है? ये अपने आप में गहरी रासायनिक यात्रा है ना? हाँ, बिल्कुल। सीमेंट का हाइड्रेशन यानी पानी के साथ रिएक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें कई तरह के कंपाउंड बनते हैं, बदलते हैं, और इसे समझना टिकाऊ और मजबूत स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। ये शायद हमारी अगली चर्चा का विषय हो सकता है। जरूर। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि पानी मिलाने के बाद असल में अंदर होता क्या है। थैंक यू।